नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पाकिस्तानी आसिम मुनीर की धमकी, भारत गलतफहमी में न रहे। अब हमला हुआ तो पाकिस्तान भी कड़ा जवाब देगा, किसी को परखने की अनुमति नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज CDF बने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सोमवार को अपना पद संभाल लिया। रावलपिंडी के GHQ में हुए कार्यक्रम में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दोस्तों, अपने भाषण में उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में पाकिस्तान पर कोई हमला होता है तो उसका जवाब पहले से भी ज्यादा तेज और कड़ा होगा। उन्होंने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि वे किसी गलतफहमी में न रहे। मुनीर ने कहा कि मॉडर्न युद्ध अब साइबर स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेस, इंफॉर्मेशन वॉर, AI और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे नए क्षेत्रों तक बढ़ गया है। फोर्सेस को आधुनिक चुनौतियों के मुताबिक खुद को ढालना जरूरी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जापान में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया, 30 लोग घायल, 2700 घरों की बिजली गुल, 8 तीव्रता के और भूकंप आने की चेतावनी जारी। जी हाँ दोस्तों, जापान में आओमोरी प्रांत के पास सोमवार को 7.5 तीव्रता का भूकंप आया। पहले इसकी तीव्रता 7.6 बताई गई थी। भूकंप स्थानीय समय के अनुसार रात करीब 11:15 पर आया। दोस्तों, जापान टाइम्स के अनुसार भूकंप में 30 लोग घायल हुए हैं। भूकंप मापने वाली एजेंसी ने 8 तीव्रता का एक और भूकंप आने की चेतावनी जारी की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमित शाह बोले, वंदे मातरम का विरोध गांधी परिवार के खून में है। खड़गे बोले, डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा, उस पर भी बात हो। दरअसल दोस्तों, राज्यसभा में राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर मंगलवार को चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो लोग वंदे मातरम के महत्व को नहीं जानते वे इसे चुनाव से जोड़ रहे हैं। अमित शाह के बयान को प्रियंका गांधी के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल दोस्तों, एक दिन पहले लोकसभा में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा था कि वंदे मातरम गीत 150 साल से देश की आत्मा का हिस्सा है। आज इस पर बहस क्यों हो रही है, मैं बताती हूँ, क्योंकि बंगाल का चुनाव आ रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार ने इंडिगो की उड़ानों में 5% की कटौती की। स्लॉट दूसरी एयरलाइंस को मिलेंगे। 10 बड़े एयरपोर्ट पर IAS भेजे। आज 180 फ्लाइट्स कैंसिल। जी हाँ दोस्तों, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में लगातार 8 दिन से चल रहे संकट के बीच सरकार ने इंडिगो पर भी सख्त एक्शन लिया है। सोमवार को सिविल एविएशन मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग के दौरान एयरलाइन की 5% फ्लाइट्स में कटौती का निर्देश जारी किया गया। दरअसल दोस्तों, यह कटौती हाई डिमांड हाई फ्रिक्वेंसी रूट पर फ्लाइट्स में की गई है। इसका असर इंडिगो की रोजाना ऑपरेट होने वाली 2300 फ्लाइट्स पर पड़ेगा, यानी कि दोस्तों लगभग 115 फ्लाइट्स घट जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों, इंडिगो को बुधवार शाम 5 बजे तक DGCA को एक बदला हुआ शेड्यूल जमा करने का भी निर्देश दिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री बिना CGI के चुनाव आयुक्त क्यों चुनना चाहते हैं? राहुल गांधी ने केंद्र से पूछे 3 सवाल। जी हाँ दोस्तों, संसद की शीतकालीन सत्र के दौरान मंगलवार को चुनाव सुधारों पर बोलते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने मोदी सरकार से सवाल किया कि वह चुनाव आयोग के प्रमुख और अन्य चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए जिम्मेदार पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाने पर इतनी आमादा क्यों है। राहुल गांधी ने पूछा, CGI को चयन समिति से क्यों हटाया गया? क्या हमें CGI पर विश्वास नहीं है? कांग्रेस सांसद ने कहा कि विपक्ष के नेता के तौर पर वह चुनाव आयुक्तों का चयन करने वाली समिति का हिस्सा है, लेकिन इसमें सरकार के सदस्यों की संख्या अधिक होने के चलते उनकी आवाज कमजोर पड़ जाती है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्तों का चयन करने वाली समिति में मेरी आवाज ही नहीं है, क्योंकि संख्या बल कम है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है। राहुल गांधी ने पूछा कि प्रधानमंत्री मुख्य चुनाव आयुक्त चुनने में इतने उत्सुक क्यों हैं? चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मौलाना मदनी बोले, मर जाऊंगा लेकिन वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। मुसलमान सिर्फ अल्लाह के आगे सिर झुकाता है, देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। दोस्तों, जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मंगलवार को X पर लिखा कि हमें किसी के वंदे मातरम गाने या पढ़ने पर एतराज नहीं है, लेकिन मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं कर सकता। हम एक खुदा अल्लाह को मानने वाले हैं। अल्लाह के सिवा न किसी को पूजनीय मानते हैं और न किसी के आगे सिर झुकाते हैं। हमें मर जाना मंजूर है, लेकिन शिर्क यानी कि खुदा के साथ किसी को शामिल करना स्वीकार नहीं है। देशभक्ति का संबंध दिल की सच्चाई और अमल से है, न कि नारेबाजी से। वतन से प्रेम करना अलग बात है और उसकी पूजा करना अलग बात है। मुसलमानों को इस देश से कितनी मोहब्बत है, इसके लिए उन्हें किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मौलाना अरशद मदनी ने X पर यह सारी बातें लिखी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप बोले, भारत के कारण अमेरिकी किसानों को घाटा, सस्ता चावल भेज रहा जिससे उन्हें सही दाम नहीं मिल पा रहा, एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत से आने वाले चावल और कनाडा से आने वाली खाद्य पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है। उनका कहना है कि दूसरे देशों से आने वाला सस्ता सामान अमेरिकी किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है।
डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात सोमवार को व्हाइट हाउस में उस समय कही जब वे किसानों के लिए नई आर्थिक मदद की घोषणा कर रहे थे। दरअसल दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश अमेरिका में बहुत सस्ता चावल बेच रहे हैं, जिससे यहाँ के किसानों की कमाई कम हो रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी में घुसपैठियों की नो एंट्री, एसआईआर सर्वे में पकड़े गए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की बनेगी नेगेटिव प्रोफाइल, योगी आदित्यनाथ सरकार ने बनाया नया प्लान। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एसआईआर सर्वे में पकड़े जाने वाले घुसपैठियों पर नकेल कसने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। घुसपैठियों को न सिर्फ चिन्हित कर देश से बाहर किया जाएगा, बल्कि उनका एक डेटाबेस बनाकर भी रखा जाएगा ताकि दोबारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर रोहिंग्या या फिर अवैध बांग्लादेशी उत्तर प्रदेश या देश के किसी अन्य हिस्से में घुसपैठ न कर पाए। दरअसल दोस्तों, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एसआईआर सर्वे में पकड़े जाने वाले अवैध बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में तो रखा ही जाएगा, लेकिन उनका एक बड़ा डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने कुछ ऐसा फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चांदी आज 195 रुपए और सोना 283 रुपए सस्ता हुआ। 10 ग्राम सोना 1.28 लाख और चांदी 1.79 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रहा। जी दोस्तों, सोने और चांदी के दाम में आज गिरावट रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम सोना 283 रुपए गिरकर 1,27,974 रुपए पर आ गया। एक दिन पहले इसकी कीमत 1,28,257 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर चांदी की बात करें तो चांदी के दाम में भी आज गिरावट रही। 1 किलो चांदी का दाम आज 195 रुपए की मामूली गिरावट के बाद 1,78,893 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बिहार में सरकारी कर्मचारियों को नए साल का तोहफा, 5% बढ़ा डीए। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडों पर लगी मोहर। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट बैठक में कुल 19 महत्वपूर्ण एजेंडों को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। सबसे बड़ा निर्णय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता यानी कि डीए 5% बढ़ाने का रहा। कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 5% बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इजराइल ने गाजा का नया नक्शा बनाया, 50% जमीन कब्जाई। सेना प्रमुख बोले, ट्रंप ने सीज फायर में जो येलो लाइन बनाया था वही नया बॉर्डर, उससे पीछे नहीं हटेंगे। जी हां दोस्तों, इजराइल ने गाजा की 50% से ज्यादा जमीन पर कब्जा करके उसे अपना इलाका घोषित कर दिया है। इजरायली सेना प्रमुख येयाल जमीर ने गाजा सीज फायर प्लान में जिस येलो लाइन का जिक्र किया उसे नई बॉर्डर बता दिया गया है। उन्होंने सोमवार को गाजा में तैनात सैनिकों से बात करते हुए कहा कि यह लाइन अब इजराइल की सुरक्षा सीमा की तरह काम करेगी और सेना इससे पीछे नहीं हटेगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोनिया गांधी को दिल्ली कोर्ट का नोटिस, 1980-81 की वोटर लिस्ट में गलत तरीके से नाम जुड़वाने का लगा आरोप। 6 जनवरी तक जवाब मांगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली की रावत एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को नोटिस दिया है। यह नोटिस उस याचिका पर आया है जिसमें दावा किया गया कि सोनिया गांधी का नाम 1980 और 81 की वोटर लिस्ट में गलत तरीके से जोड़ा गया था। इसके अलावा याचिका में मजिस्ट्रेट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ दायर शिकायत को खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया है और पूरे केस का रिकॉर्ड यानी कि टीसीआर मंगाया है। अगली सुनवाई अब 6 जनवरी को होगी। इस दौरान सोनिया और राज्य सरकार को नोटिस का जवाब देना होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ममता बनर्जी बोली, बंकिम बाबू को उचित सम्मान नहीं मिला, प्रधानमंत्री माफी मांगे। लोकसभा में मोदी ने बंकिम चंद्र चटर्जी को बंकिम दा कहा था। जी हां दोस्तों, संसद में वंदे मातरम पर चर्चा के बीच कूच बिहार में मंगलवार को आयोजित एंटी एसआईआर रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी सरकार ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को वो इज्जत नहीं दी जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से माफी की भी मांग की और आरोप लगाया कि उन्होंने उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा कहकर उनका अपमान किया। उन्होंने कहा कि जब देश को आजादी मिली थी तब प्रधानमंत्री पैदा भी नहीं हुए थे और फिर भी उन्होंने बंगाल के सबसे बड़े सांस्कृतिक प्रतीकों में से एक को यूं ही संबोधित करना चुना। ममता ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने उन्हें वह न्यूनतम सम्मान भी नहीं दिया जिसके वे हकदार हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इंडोनेशिया के जकार्ता की 7 मंजिला इमारत में लगी भयानक आग, 20 लोगों ने गंवाई अपनी जान। जी हां दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में मंगलवार को एक 7 मंजिला टेरा ड्रोन ऑफिस की बिल्डिंग में भीषण आग लगने से कम 20 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग घायल भी हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायर ब्रिगेड अधिकारी ने बताया कि फिलहाल बिल्डिंग में आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है। मामले की जांच जारी है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अमित शाह और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच हुई नोकझोंक, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से की माफी मांगने की मांग।
जी हाँ दोस्तों, मंगलवार को राज्यसभा में वंदे मातरम पर विशेष चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बहस देखने को मिली। दरअसल दोस्तों, अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए, जिसके कारण बाद में विभाजन हुआ। उनके इस बयान का खड़गे ने विरोध किया और कुछ कहने लगे। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार कुछ बोल रहे थे तो अमित शाह ने कहा कि खड़गे साहब, आपका भी नंबर आएगा। उन्होंने कहा कि आप अपने समय पर बोलें। इसके बाद सभापति ने कहा कि खड़गे जी, आपको मौका मिलेगा, फिलहाल गृह मंत्री को बोलने दें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोनम वांगचुक की संस्था को संसदीय समिति ने रोल मॉडल बताया। कहा, यूजीसी HIAL को मान्यता दें, यहां के पढ़ाई के तरीके नई शिक्षा नीति में यूज करें। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की संस्था हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख को शिक्षा पर संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में रोल मॉडल बताया गया है। सोमवार को संसद में पेश रिपोर्ट में समिति ने HIAL की सफलता को सामुदायिक जुड़ाव, अनुभवात्मक शिक्षा और भारतीय ज्ञान प्रणालियों को सशक्त बनाने के संदर्भ में सराहा। समिति ने सिफारिश की कि यूजीसी न केवल HIAL को मान्यता दे, बल्कि इसे नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन का आदर्श मानकर इस संस्था की स्टडी भी करें। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, सोनम वांगचुक फिलहाल जोधपुर की जेल में बंद है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गोवा क्लब अग्निकांड, थाईलैंड भागे दोनों मालिक, इंटरपोल से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी। सीएम सावंत बोले, रोमियो लेन पर बुलडोजर चलेगा। जी हाँ दोस्तों, गोवा के अरपोरा गांव में ब्रीच बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में 6 दिसंबर की देर रात लगी आग के कुछ घंटे बाद ही क्लब के दोनों मालिक सौरभ और गौरव लूथरा थाईलैंड भाग गए। पुलिस ने हादसे के बाद FIR दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल दोस्तों, 7 दिसंबर को दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया, लेकिन इमिग्रेशन रिकॉर्ड से पता चला कि वे इंडिगो फ्लाइट 6E1073 से देश छोड़ चुके थे। दरअसल दोस्तों, पुलिस ने बताया कि दोनों 7 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे ही इंडिगो की फ्लाइट से फुकेट रवाना हो गए। गोवा पुलिस ने सौरभ और गौरव लूथरा के खिलाफ इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी करवा दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश में तापमान 4.2 डिग्री पहुंचा, 3 दिन शीतलहर का अलर्ट। सोनमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। हिमाचल के रोहतांग में मनाली लेह रोड हुआ बंद। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में बर्फीली हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी है। कई शहरों में सोमवार रात को तापमान 6 डिग्री से नीचे चला गया था। वहीं दोस्तों, राजस्थान के 19 शहरों में सोमवार को तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। दूसरी तरफ दोस्तों, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ समेत कई जिलों में दोपहर को तेज बर्फबारी हुई। पहाड़ पूरी तरह से सफेद नजर आए। इसके अलावा दोस्तों, कश्मीर के गांदरबल जिले के सोनमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग बर्फबारी का मजा लेते हुए दिखाई दिए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला स्थित रोहतांग दर्रे में बर्फबारी हुई, जिसके कारण मनाली से लेह की ओर जाने वाली सड़क पूरी तरीके से बंद कर दी गई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंसेक्स 436 अंक गिरकर 84,666 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 121 अंक फिसला। IT सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही। जी हाँ दोस्तों, शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी कि मंगलवार को सेंसेक्स 436 अंक की गिरावट के साथ 84,666 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 121 अंकों की गिरावट रही और यह 25,840 पर बंद हुआ। दोस्तों, आज सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयरों में गिरावट और 8 में तेजी देखने को मिली। एशियन पेंट्स का शेयर सबसे ज्यादा 4% गिरा। IT सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में जोमेटो, टाइटन और अडानी एंटरप्राइजेज रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में एशियन पेंट्स, टेक महिंद्रा और HCL टेक रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली की हवा में नहीं हुआ सुधार, एयर क्वालिटी बहुत खराब, AQI 300 के पार। जी हाँ दोस्तों, मंगलवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई। हल्की धुंध की परत ने शहर के कई हिस्सों को ढक लिया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सुबह 8 बजे दिल्ली का AQI 292 रहा। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ जैसे इलाके धुंध की परत के पीछे आंशिक रूप से छिपे दिखाई दिए। इस क्षेत्र में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 265 दर्ज किया गया। ITO पर AQI 294, अलीपुर में 282 और आयानगर में 253 और बुराड़ी में 291 रहा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, लोगों से 30-40 पेज के फॉर्म न भरवाएं। मंत्रियों से कहा, फालतू पेपर वर्क खत्म करो, नियम कानून जिंदगी आसान बनाने के लिए हो। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को कहा कि मैं फालतू पेपर वर्क और 30-40 पेज के फॉर्म का कल्चर खत्म करना चाहता हूं। हमें नागरिकों के दस्तावेज पर सर्विस देनी होगी, बार बार डेटा जमा करने की जरूरत को खत्म करना होगा। उन्होंने कहा कि लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें असुविधा नहीं होनी चाहिए। नियम और कानून अच्छे हैं, लेकिन सिस्टम को ठीक करने के लिए लोगों को परेशान करना सही नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
21 दिसंबर को भोपाल मेट्रो की होगी शुरुआत, खुजराहो में बोले सीएम मोहन यादव। सीएमआरएस दे चुका है हरी झंडी, प्रधानमंत्री का आना तय नहीं। जी हाँ दोस्तों, भोपाल मेट्रो की शुरुआत 21 दिसंबर को होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुजराहो के कन्वेंशन सेंटर में सोमवार को प्रेस से चर्चा करते हुए कहा कि हमने 2 साल के कामों की समीक्षा की और आगे के 3 साल के टारगेट तय करने का निर्णय किया है। 21 तारीख को भोपाल में मेट्रो ट्रेन समेत विकास की कुछ और सौगात दिलवाएंगे। 25 दिसंबर को अटल जी की जन्म शताब्दी के समापन पर 2 लाख करोड़ के उद्योगों के भूमि पूजन और लोकार्पण को भी करेंगे। हालांकि दोस्तों, भोपाल मेट्रो के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश आना तय नहीं हुआ। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन पर फैंस से मिले सनी देओल और बॉबी देओल। लोगों का प्यार देखकर परिवार हुआ इमोशनल, हाथ जोड़कर किया शुक्रिया अदा। जी हाँ दोस्तों, 8 दिसंबर को धर्मेंद्र का 90वां जन्मदिन था। इस मौके पर देओल परिवार ने अपने बंगले पर सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां दिग्गज अभिनेता के फैंस भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। इस दौरान सनी देओल और बॉबी देओल ने सभी से मुलाकात की और हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा किया। वहीं दोस्तों, फैंस धर्मेंद्र की बर्थ एनिवर्सरी पर फूल, उनकी तस्वीरें और फूलों के गुलदस्ते लेकर पहुंचे थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूक्रेन के पास अमेरिकी हथियार खरीदने के पैसे नहीं, 6,840 करोड़ रुपए कम पड़े। जेलेस्की आज अमेरिका को नया शांति प्लान पेश करेंगे। जी दोस्तों, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेस्की ने मंगलवार को कहा कि इस साल अमेरिकी हथियार खरीदने के लिए करीब 6,800 करोड़ रुपए कम पड़ रहे हैं। जेलेस्की ने कहा कि यह फंडिंग यूरोपीय देशों से आनी थी, लेकिन समय पर पैसे नहीं मिल सके, जिससे हथियारों की आपूर्ति में देरी हो सकती है। जेलेस्की ने यह बात लंदन में फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के नेताओं के साथ बैठक के बाद कही। दरअसल दोस्तों, उन्होंने कहा कि नाटो की प्रेसिडेंशियल यूक्रेन रिलीफ लोन पहल के तहत हथियार खरीद जारी रखने के लिए अतिरिक्त फंडिंग की जरूरत है, लेकिन अमेरिका ने भी मदद देना कम कर दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अनिल अंबानी के बाद बेटे अनमोल पर एफआईआर हुई दर्ज। यूनियन बैंक से 228 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप, पहली बार क्रिमिनल केस में सीधे आरोपी बने। जी हाँ दोस्तों, सीबीआई ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी के बड़े बेटे जय अनमोल के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। आरोप है कि रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस से जुड़ी कंपनियों ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ 228.06 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी किया है। सीबीआई अधिकारियों के अनुसार रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड ने यूनियन बैंक से अलग अलग लोन लिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी के 20 जिलों में घना कोहरा, पारा 5 डिग्री लुढ़का। बाराबंकी, गोंडा में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अयोध्या सबसे ठंडा शहर रहा। जी हाँ दोस्तों, यूपी में घना कोहरा पड़ने लगा है। बाराबंकी, गोंडा, गोरखपुर और देवरिया समेत 20 जिलों में आज सुबह से ही घना कोहरा पड़ रहा है। कई जगहों पर विजिबिलिटी शून्य रही, सड़कों पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। वहीं दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पहाड़ों में भी 1 और 2 दिन में बर्फबारी का अलर्ट है। ऐसे में हवा की दिशा बदलने से ठंडी हवाएं आएंगी, तब प्रदेश में ठंड अपना असर और ज्यादा दिखाएगी। रात के साथ दिन के तापमान में भी गिरावट आएगी, न्यूनतम पारा 2 डिग्री तक लुढ़क सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट का बीएलओ की सुरक्षा पर ईसीआई को नोटिस, सीजीआई सूर्यकांत बोले हालात से निपटे वरना अराजकता फैल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में एसआईआर और बीएलओ के खुद की जान देने के एक मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। याचिका सनातनी संसद संगठन ने दायर की थी, जिसमें एसआईआर प्रक्रिया के बाद पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट पब्लिश होने तक बंगाल पुलिस को चुनाव आयोग के अधीन करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। दरअसल दोस्तों, कोर्ट में बताया गया कि बंगाल में बीएलओ के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ रही है, इसलिए वहां सेंट्रल फोर्स तैनात की जाए। कोर्ट ने ममता सरकार को भी नोटिस जारी किया, जिसमें एसआईआर के पूरा होने तक राज्य में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती के लिए वैकल्पिक निर्देश देने की मांग की गई है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान सा सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के किस क्रांतिकारी ने जय हिंद का नारा दिया था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि जय हिंद का नारा किस क्रांतिकारी ने दिया था तो जल्दी से उनका नाम कमेंट्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।